सब्सक्राइब करें और देखें हिला देने वाली रियल लाइफ गोस्ट एंड हॉन्टिंग स्टोरीज और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाईस अगस्त 1988 दोपहर का वक्त था। सब लोग तकरीबन अपने ही घरों में थे। सड़कों पर और जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर भी रश नहीं था। एक 4 साल की मासूम सी छोटी सी बच्ची जिसका नाम था मारी कोल, ये अपने घर से थोड़ी ही सी दूरी पर एक मैदान में बीच दोपहर में अकेले खेल रही थी। इस मासूम सी बच्ची को अंदाज़ा ही नहीं था कि आगे होने वाले कुछ ही पलों में इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखकर ना ही सिर्फ इंसान बल्कि शैतानियत भी कांप उठे। मारी मैदान में अपने खेल रही थी कि अचानक से इस मासूम सी बच्ची के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उस कार में से निकलता है एक शख्स जिसका हाथ एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता है। इन हाथों को देखकर वो बच्ची डरी तो ज़रूर, लेकिन इससे पहले वो मासूम बच्ची कुछ रिएक्ट करती या कुछ समझ पाती कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो शैतान उस मासूम सी बच्ची को अपनी कार में बंद करके उसके घर से बहुत दूर ले जा चुका होता है। और उसके बाद उस शैतान ने जो किया, ये सुनने के बाद आपका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। आप सब ने आज तक बहुत सारे सीरियल किलर्स, मर्डरर्स की स्टोरीज देखी, सुनी या पढ़ी होंगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि उस शैतान ने आगे क्या किया, ये आप गैस कर सकते हो जस्ट ओनली कि आपने यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी सीरियल किलिंग की मूवीज़, मर्डरिंग मूवीज़ देखी हैं, थ्रिलर सस्पेंस मूवीज़ देख रखी हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, जस्ट थिंक वंस अगेन। इस शैतान ने सबसे पहले तो उस मासूम बच्ची का गला दबाकर उस मासूम बच्ची को तब तक तड़पाया जब तक वो मासूम सी बच्ची गला दबने से और सफोकेशन की वजह से मर नहीं गई। और फिर इस शैतान ने उस छोटी सी मरी हुई बच्ची के कपड़े उतार कर उसको जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, वो भी बिना कपड़ों के, और उसके कपड़े अपने साथ ले आया। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि उस शैतान की ये दरिंदगी यहीं तक सीमित है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये तो बस एक शुरुआत थी। ये शैतान ठीक उसी रात जिसकी दोपहर उसने इस मासूम बच्ची को बेदर्दी से गला दबाकर जंगल में सड़ने के लिए फेंक दिया था, ठीक उसी रात वो शैतान जंगल में वापस लौटता है। मे बी उसके अंदर की दरिंदगी, उसके अंदर की हैवानियत सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। वो वापस लौटता है और उस बच्ची के साथ वो एक्ट करता है जो कि नेक्रोफीलिया में एक इंसान करता है। अब नेक्रोफीलिया क्या है, इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद आगे जो मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ, काइंडली वो छोटे बच्चे बिल्कुल ना देखें, इस वीडियो को फ़ौरन स्किप कर दें। उस शैतान ने उस बच्ची के दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिए और उस बच्ची के हाथ, पैर समेत बॉडी के जो दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स थे उनको भी काट के बाहर निकाल लिए और साथ अपने घर ले आया। और उस बच्ची के बॉडी पार्ट्स को घर लाकर उसने खाया और उसकी हड्डियों को पाउडर बनाकर उसको पाउडर में कन्वर्ट करा और उसने फिर उसी पाउडर को बच्ची के घर वालों को एक पार्सल बनाकर भेजा। पार्सल में ना सिर्फ उस बच्ची की बोन्स का पाउडर था बल्कि उस बच्ची के दांत भी थे जो उसने उसी रात उसकी बॉडी से निकाल लिए थे। और ये पार्सल जो उसने बच्ची के घर वालों को भेजा था, सिर्फ उसने बच्ची के घर वालों को तड़पाने के लिए, उनको एक्सट्रीम मिजरी, उनको एक मेंटल टॉर्चर करने के लिए भेजा था। सेम लाइक इन मूवीज़, जैसे मूवीज़ में कोई विलन करता है लेकिन मूवीज़ में भी एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ ये बात सुन के आप हैरान रह जाओगे, मारी कोनो की फैमिली से और इस बच्ची से भी कोई रिलेशन नहीं था। इस शैतान ने पार्सल में हड्डियों के पाउडर और दांतों के साथ एक लेटर भी रखा हुआ था पुलिस को और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और उस लेटर में खाली 5 वर्ड्स लिखे थे, मारी, क्रेमेटेड, बोन्स, इन्वेस्टिगेट, प्रूफ। अब कौन था ये शैतान, क्यों मार रहा था इस तरीके से बेदर्दी से मासूम बच्चियों को, जानेंगे अपनी इसी वीडियो में। ये कहानी है सुटोमो मियाजाकी नाम के एक साइको किलर की, जिसको जापान में ओटाकू मर्डरर के नाम से भी जाना जाता है। इसके हाथ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिनको लोग डेविल हैंड्स भी कहते हैं। ये वही आदमी, वही खूनी हाथ हैं जिसने उस 4 साल की मासूम बच्ची का गला दबाया था। सुटोमो के हाथ बचपन ही से ऐसे ही दिखाई देते थे। इसकी रिस्ट मूव नहीं कर सकती थी, उसकी रिस्ट एक तरीके से फिक्स थी। उसको कोई भी काम करना होता या कोई मूवमेंट करनी होती तो उसको अपनी एल्बो से मूवमेंट करना पड़ती थी अपने किसी भी काम को करने के लिए। और ये एबनॉर्मेलिटी इस बंदे के साथ बाय बर्थ से थी। इसी एबनॉर्मल डिफॉर्मिटी की वजह से सुटोमो को स्कूल में, क्लास में भी इसका कोई दोस्त नहीं था।
इवन उसकी खुद की फैमिली भी उसके साथ बहुत ही अजीब बिहेव करती थी। उसके खुद के घर वाले भी उसको बहुत अवॉइड, बहुत इग्नोर करते थे। ना सुटोमो को ज़्यादा प्यार करते थे और ना ही उसका कोई ख्याल रखता था। सुटोमो मियाज़ाकी बचपन ही से बहुत ही शाय और बहुत ही शर्मीला था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था कि वो किस हाल में है, क्या चीज़ देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, क्या ज़रूरतें हैं उसकी। कभी किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। सब उसके साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे उसका वजूद ही नहीं है। उसकी बर्थ डिफॉर्मिटी की वजह से सब ही उसका मजाक बनाते थे, उसको बुली करते थे। उसको हर जगह एक बेइज्जती का, एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। सुटोमो मियाज़ाकी पढ़ाई में बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छा था, मगर लोगों के इस बिहेवियर की वजह से वो ज़्यादा सोशलाइज बिल्कुल नहीं हो पाता था। और आहिस्ता आहिस्ता यही अकेलापन उसको एक ऐसे घातक रास्ते पर ले गया जिसकी वजह से बहुत से मासूम प्यारों ने अपनी जान गंवा दी। अपने इस अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए वो फैंटेसी बुक्स पढ़ने लगा, जिनको पढ़ने के बाद वो अपने आप में ही कुछ अलग, या ये कह लें कि किसी और दुनिया में ही रहने लगा। फिर टाइम के साथ साथ उसको मूवीज़ देखने का शौक़ हुआ, और मूवीज़ देखते देखते उसको खुद भी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कब हॉरर कैटेगरी का फ़ैन हो गया। और हॉरर मूवीज़ में जो विलन्स होते हैं और जिस तरह वो एक्ट करते हैं, ब्रूचली लोगों को मारते हैं, तड़पाते हैं, ये सब उसको इंटेंसली इंस्पायर करने लगा। उसको लोगों को मूवीज़ में तड़पते हुए देखना, उनको टॉर्चर होते हुए देखना, उसमें एक अजीब सा मज़ा आने लगा। वो ऐसे विलन्स को एज अ हीरो मानता था और अब चाहने लगा था कि वो भी बड़ा होकर ऐसे ही आदमी बने कि जितने लोगों ने उसका मजाक बनाया वो उन सबको तड़पाए, उनसे बदला ले। लेकिन अब बात खाली यहाँ तक की ही महदूद नहीं थी। उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी कि जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि वो एक ऐसा इंसान बने जो लोगों को तड़पाए, उनको टॉर्चर करे और उसका कोई बिगाड़ भी ना पाए। इसलिए वो मज़ीद डार्क कंटेंट को कंज्यूम करने लगा जो कि वायलेंस और फिल्थ से भरा हुआ था। और जैसे जैसे सुटोमो बड़ा होता जा रहा था, उसकी थिंकिंग, उसकी मेंटालिटी और भी ख़तरनाक होती जा रही थी। वो छुप के टेनिस खेलने वाली लड़कियों की तस्वीरें भी खींचने लगा। उसका ऑब्सेशन आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ गया और हद तब हुई जब उसकी खुद की बहन ने सुटोमो को उसको नहाते हुए देखा। इस मैटर पे जब उसकी माँ और उसकी बहन ने सुटोमो को इस बात पे डांटा तो उसने अपनी माँ और अपनी बहन को इस मामले पर फिजिकली हर्ट करा, उनको फिजिकली मारा। अब आगे चल के जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आप भी हैरान रह जाओगे कि एक राज जो उस वक्त से पहले खुद सुटोमो मियाज़ाकी को भी नहीं पता था। सुटोमो को एक दिन पता चलता है कि जो उसकी माँ थी वो एक्चुअली में उसकी बायोलॉजिकल मदर थी ही नहीं। वो उसी बाप की औलाद तो था, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल मदर, उसकी बायोलॉजिकल माँ थी उसकी खुद की बड़ी बहन। और मे बी यही रीज़न था जिसकी वजह से उसको ये बर्थ डिफॉर्मिटी और एबनॉर्मल जेनेटिक कल्टीवेट की प्रॉब्लम हुई थी। जब ये राज सुटोमो को पता चलता है तो एक तो वो ऑलरेडी मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब था, ये जानकर वो और ही टूट जाता है, क्योंकि वैसे भी उसको घर में ना ही कोई प्यार करता था और ना ही उसका कोई ख्याल करता था। और इस सीक्रेट के रिवील होने के बाद तो वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे वो अंधेरों में अकेलेपन में ही चला गया। जो वैल्यू और प्यार उसको थोड़ा बहुत मिलता था उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता था, बट अनफॉर्चुनेटली उनके गुजरने के बाद सुटोमो इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। सुटोमो को एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम पॉर्न देखने की उसको जैसे लत ही लग गई थी, क्योंकि वो अपने आप को एक विलन की तरह बनाना चाहता था, और वो भी कोई नॉर्मल विलन नहीं, एक ऐसा विलन जो उस वक्त की हिस्ट्री में उससे पहले कभी ना था। सुटोमो ने फिल्थी मटेरियल में फीवर्स, मैगजीन्स, वायलेंट मूवीज़ एंड इवन चाइल्ड के 5763 वीडियोस जमा कर रहे थे अपनी ही कलेक्शन में, और टाइम के साथ साथ उसको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगी थी। सुटोमो मियाज़ाकी के लिए अब टाइम था कि वो कुछ ऐसा करे कि वो अपने इस ऑब्सेशन से उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। वक्त था अपने इस ऑब्सेशन को, अपने अंदर के इस गर्ज को एक खौफनाक हकीकत का रूप देना। 21 अगस्त 1988 सुटोमो मियाज़ाकी की 26वीं सालगिरह के अगले ही दिन 22 अगस्त 1988 को उसने अपना पहला तारीख का ब्रूटल मर्डर अटेम्प्ट किया। एक 4 साल की मासूम सी बच्ची मारी कोनो को मोलेस्ट कर उसको मारकर उसने मारी के घर वालों को भी बहुत तड़पाया और मारी के ऑर्गन्स को अपने घर में ही रखा, ट्रॉफीज की तरह सजाकर। फिर इसी साल 3 अक्टूबर को उसने मियासामी 7 साल की एक मासूम बच्ची के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करा, उसको इसी तरह मारा। आफ्टर देन 12 दिसंबर को एरिका नाम की एक 4 साल की मासूम बच्ची को उसने सेम उसी तरह मारा जिस तरह उसने मियासामी और मारी कोनो के साथ किया था। वो इन सब के घर वालों को तड़पाता था, उनको फ़ोन करके उनके रोने की आवाज़ें सुनता रहता,
उन बच्चियों के दांत, उनकी हड्डियों का पाउडर, कटे हुए हाथ पैर और उनकी उंगलियों को पार्सल बना के उन घर वालों को भेजता। सिमिलरली जैसे इंटेंस वायलेंस हॉरर मूवीज में विलन्स करते हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसे। वो आहिस्ता आहिस्ता पागल होता जा रहा था। वो अपने ही बनाई हुई एक डार्क फैंटेसी की दुनिया में इतना डीप, इतनी गहराई में जा चुका था कि वहाँ से उसका वापस आना एक तरीके से मुमकिन ही नहीं था। 6 जून 1989 उसने एक 7 साल की बच्ची को किडनैप किया जिसका नाम था मियाज़ाकी, और सेम उसको उसी तरह मारा जिस तरह उसने मारी कोनो को मारा था। उसके हाथ पैर काट कर वो अपने साथ घर ले आया, लेकिन फिर उसने कुछ अलग किया उसके साथ। वो रात को जंगल में वापस लौटता है जहाँ उसने मियाज़ाकी की बॉडी को सड़ने के लिए छोड़ा था। वो जाता है और उसकी बॉडी को उठा के साथ घर ले आता है, और उसके बाद उसने मियाज़ाकी की बॉडी का पूरा खून पिया और उसकी बॉडी पार्ट्स को भी खाया। मैंने लिटरली इस पूरी स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी डिटेल्स तो स्किप कर दी हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही डिस्क्लोज़ कर दिया है तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जो कि स्किप कर दी हैं, क्योंकि उनको बताना, उनको डिस्क्लोज़ करना यहाँ पर यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है। लेकिन एक पल को आप खुद सोचो कि ये इंसान किस लेवल का, किस हद का साइको होगा। एक दिन इसने अपनी दोनों बहनों के साथ भी कुछ गलत करने का सोचा, लेकिन फॉर्चुनेटली 2 में से एक बहन भाग गई, जिसने जाकर पुलिस को बुला लिया। सुटोमो के फादर ऑलरेडी सुटोमो को लेकर ये सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, कभी भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं सुटोमो को बचाना चाहते थे। लेकिन बहनों ने ये सब कुछ नहीं सोचा, और मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक सोचा, ऐसा ही करना चाहिए था। नहीं तो पता नहीं इस शैतान की हैवानियत का शिकार और कितनी मासूम बच्चियाँ होती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जब सुटोमो के रूम की तलाशी ली तो उनको कई सारे एविडेंसेस, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स मिले। बहुत से फिल्थी वीडियो और बैग जितने मर्डर्स हुए थे उन सब से रिलेटेड एविडेंसेस मिले। तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आम सा दिखने वाला इंसान, एक पागल सा दिखने वाला आदमी, किस तरीके से, जिसके तो हाथ भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, वो सब इतने बड़े बड़े मर्डर्स किस तरह प्लान और अटेम्प्ट कर गया। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पर्सन ने भी पुलिस को एज अ विटनेस बताया कि उसने सुटोमो को एक 7 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा काम करते हुए देखा जिसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना, डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं। वेल, अगर आप ऐसी स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड हो और अगर आप 18+ नहीं बल्कि फुली मैच्योर्ड अगर ऑडियंस में से हो, तो ही इंटरनेट पर जाकर इस साइको किलर के बारे में पढ़ना। लिटरली इस साइको किलर के बारे में पढ़ के आपका दिल ही नहीं, आपका वजूद दहल जाएगा कि ये किस हद का नीच, खतरनाक लेवल का शैतान था। आफ्टर ऑल दिस 23 जुलाई 1979 में इस बंदे को मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके अपने फादर ने भी इसकी किसी भी तरीके से लीगल सपोर्ट, लीगल हेल्प करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका भी यही कहना था कि मैं ऐसे इंसान को बचाना नहीं चाहता, और फाइनली उसको डेथ पेनल्टी मिली।